गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 131। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? हड़प्पा कालीन सभ्यता कब खोजी गई? तो दोस्तों, ये खोजी गई थी, ऑप्शन है 1921 को। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की और 1924 को सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की जो विधिवत घोषणा की थी। दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न है 132। विच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए ज़्यादातर प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन बी, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक भाषा का जो है वो उपयोग किया गया था बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे, ज़्यादातर उपदेश जो थे वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो? निम्न में से किसने शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है आर्यभट्ट। ठीक है, सी जो है वो सही ऑप्शन है इसका। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट ने जो है अंकों की नई पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में भी उसी पद्धति में कार्य किया है। आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणित पाद टू में 1 से अरब तक की संख्या बताकर जो है लिखा है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो ब्रह्मगुप्त हुए आर्यभट्ट के बाद 628 ईस्वी में, तो उनको भी जो है शून्य का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है क्योंकि उन्होंने शून्य को जो है शून्य के सिद्धांत को जो है सही से पेश किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में चरक दे रखे हैं। तो चरक जो थे एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है, और दोस्तों जो चाणक्य को तो आप सभी को पता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि घनानंद को हराने में उनकी मदद की थी। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीतिक शास्त्र जो पर लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, और जो बराहमीर है, तो दोस्तों जो बराहमीर थे ये 5वीं या 6वीं शताब्दी के बीच जो एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। फेमस बैटल ऑफ तालीकोट वाज फाउट इन? तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये लड़ा गया था ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी, इस युद्ध को दोस्तों ये तालीगढ़ का जो युद्ध है, इस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण भी माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध जो है दक्षिण भारत के बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर थे। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व जो था वो अली आदिल शाह कर रहा था और विजयनगर का नेतृत्व जो था वो राम राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 135। औरंगजेब वाज द सन ऑफ? औरंगजेब किसका पुत्र था? तो दोस्तों, औरंगजेब था वो शाहजहां का पुत्र था। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि वो कैसे गद्दी पर बैठा और उसके बारे में जो कुछ और भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों सितंबर 1697 में जो है शाहजहां के बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उनके पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शाहजहां का पुत्र शुजा जो था वो बंगाल में था, मुराद गुजरात में, और औरंगजेब जो था वो दक्कन में था। ठीक है, और शाहजहां का एक पुत्र और था, दारा। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ था वो पहला युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की हार हुई थी। ठीक है, सॉरी, इससे पहले एक युद्ध और हुआ था
धर्मठ का युद्ध हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच, उसमें भी दारा की हार हुई थी। और दूसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें भी जो है दारा की हार हुई थी। और दोस्तों उत्तराधिकारी का जो अंतिम युद्ध था वो देवराई की घाटी में मार्च 1659 को हुआ था। और इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की भेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या का आदेश दे दिया गया था, ठीक है। दोस्तों औरंगजेब जो है वो 1659 को जो है देवरैया के युद्ध के सफल होने के बाद जो है दिल्ली में प्रवेश करके जो शाहजहाँ के शानदार महल में उसने 5 जून 1659 को अपना जो है राज्याभिषेक किया था, ठीक है। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। और दोस्तों औरंगजेब को जो है सुन्नी धर्म को मानता था, तो उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों औरंगजेब ने जो है औरंगजेब के दरबार में जो है 1666 ईस्वी में आगरा के किले में दीवान आम में शिवाजी उनके सामने उपस्थित हुए थे। और उसने जो है शिवाजी को कैदपुर जयपुर भवन में रखा था। और दोस्तों औरंगजेब ने जो है इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 1675 ईस्वी में, ठीक है। और औरंगजेब ने जो है 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। और दोस्तों औरंगजेब ने जो है बीबी का मकबरा का निर्माण जो है 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। और दोस्तों औरंगजेब ही वो मुगल शासक था जिसने कि दक्षिण भारत के बीजापुर को 1685 और गोलाकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे औरंगजेब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया? नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन बी, ठीक है, श्री राम कृष्णा। 136 का बी जो है वो राइट ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नए भारत का पैगंबर जो है श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो उनके गुरु थे विवेकानंद जी के। और उन्हीं की प्रेरणा से जो विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी, ठीक है। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं ऑप्शन सी में, उनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसकी अगुवाई की थी? तो दोस्तों ये इन्होंने की थी ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह की, ठीक है। तो 137 का जो सी है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह जो था वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान की वृद्धि का जो जमकर विरोध किया था। और उनके प्रयासों से जो है बाद में प्रांतीय सरकार ने जो है 22% की जगह 6% को जो है वो उस कर को वापस ले आई थी। तो इस सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के बाद जो है वहाँ की यानी बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकत्व के अधिकार का नियमन करने की सत्ता देती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आर्टिकल 11, ठीक है। दोस्तों संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता के बारे में दिया गया है, तो अनुच्छेद 11 जो है उसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार की विधि यानी उसके कानून संबंधी जो है बदलाव करने हैं, ये नए कानून बनाने हैं, उसके बारे में जो है वो आर्टिकल 11 में जो है वो संसद को जो है वो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है इसके अनुसार जो है वो भारतीय संसद है जो कि पूर्वगामी उपबंधों को कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का जो अल्पीकरण नहीं कर सकता, यानी कि संसद की शक्ति को जो कम नहीं किया जा सकता आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दोस्तों भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने की जो टाइप है वो 5 तरह के हैं, ठीक है। यानी 5 तरीके से जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है वंश के आधार पर, दूसरा जन्म के आधार पर, तीसरा किसी क्षेत्र को मिलाने पर,
यानी जैसे कोई अलग किसी और स्टेट को जो उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो और पंजीकरण के आधार पर, तो पंजीकरण के लिए व्यक्ति को जो है 7 ईयर तक जो है वह भारत में रहना होगा, ठीक है। और पांचवा है देशीकरण। देशीकरण के लिए जो है किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक जो है वो भारत में रहना होगा, ठीक है, यानी 10 वर्ष जो उसने भारत में बिता दिए हों। 139 है, विच इट इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राचीन याचिका किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है ये रिट जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर जो है विचार कर सके कि उस व्यक्ति को क्यों जो है वो बंदी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, इन सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम ईच मेंबर कैन एक्सप्रेस इट्स वर्डिक्ट बाय। एकल हस्तांतरित मतदान प्रणाली में प्रत्येक सदस्य अपना विचार मत प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों वो कर सकता है वोटिंग फॉर ऑल, सभी के लिए वोटिंग के द्वारा। 140 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का जो अपनाया जाता है, दरअसल इस चुनाव में क्या होता है कि वोटर वोट तो एक ही व्यक्ति को देता है, लेकिन वह इसी के साथ ये भी मार्किंग कर देता है कि तमाम उम्मीदवारों में उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद कौन है, ठीक है। और यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता ना मिले तो सबसे पीछे छूट गए उम्मीदवारों को जो है रेस से बाहर कर दिया जाता है। यानी इसमें ऐसा होता है कि हर कोई जो है अपनी पसंद से जो है वो 1 2 3 करके जो उम्मीदवार को चुनते हैं, अगर 3 या 4 खड़े हैं, ठीक है। तो अगर जिन व्यक्तियों को जो है ऐसे व्यक्ति जिनको सबसे कम लोगों ने जो प्रथम स्थान पर चुना है अपने उम्मीदवार के लिए, उन्हें जो है वो बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह पे जो है जो दूसरे नंबर पर कोई व्यक्ति होगा उसे अन्य व्यक्ति से अगर ज़्यादा वोट मिले होंगे तो वो वोट जो है उसे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसी से क्या होता है, तो पहली, दूसरी या तीसरी पसंद कौन है, यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता ना मिले तो सबसे पीछे छूट गए उम्मीदवार को इस से बाहर कर दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि उसे पहली पसंद वाले बताने वालों ने दूसरी पसंद किन्हें बताया है और ट्रांसफ़र किए गए ये वोट अब जो है एक सिंगल वोट माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 और दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी 552, 552, ठीक है। दोस्तों लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में दी गई है। मूल संविधान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अभी इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। लोकसभा जो है संसद का प्रथम या निम्न सदन है और इसका जो सभापतित्व है वो करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, तो 552 में से जो अधिकतम जो है 530 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का जो है वो मनोनयन यानी उनको चुन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 545 है। इन सदस्यों में से 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य जो वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आंग्ल भारतीय को जो प्रतिनिधित्व है वो अनुच्छेद 331 से दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 330 बताता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।